हाय, आई एम मृत्युंजय कुमार और आज हम एक डेमो वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। इस डेमो वीडियो में हम एक थर्मल फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कार्नोट साइकिल से रिलेटेड है, कार्नोट इंजन से। इस टॉपिक से हर एक साल जो है सो IIT जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्नोट साइकिल से पहले हम लोग उसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो है हीट इंजन, जिसका नाम है हीट इंजन। पहले हीट इंजन समझेंगे, उसके बाद हम लोग कार्नोट साइकिल समझेंगे। ठीक है, तो क्या है हीट इंजन? क्या है हीट इंजन? क्या है कि जी ये एक डिवाइस है जो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी को वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये डिवाइस है जो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी को वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल देखने जाए तो हम लोग जैसे डेली यूज में आता है बाइक का जो इंजन हो गया, पावर प्लांट जो है वहाँ पे जो इंजन लगता है, या जो एयरक्राफ्ट हो गया है, या जो हमारे फ्लाइट्स होते हैं उसमें जो इंजन लगते हैं, या व्हीकल्स हो गया, हैवी व्हीकल्स, कार्स, ट्रक, इस सब में जो इंजन लगते हैं वो सब सारे इंजन जो है सो हम लोग हीट इंजन के कैटेगरी में आता है। जितने भी सारे इंजन हैं उसका हम लोग एक कॉमन नाम दिए हुए हीट इंजन। वो क्या करता है कि जो हमारा हीट है उसको वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझते हैं पहले। जैसे हम लोगों ने जो डेली में देखा है, आप लोग जो डेली यूज करते हैं बाइक, तो बाइक का इंजन हो गया या फिर ट्रक का इंजन, इन सब के जो इंजन है उसको हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। तो उस इंजन के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग डेली जो बाइक चलाते हैं, जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो क्या होता है कि उसका इंजन जो मेन पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आपका सिलेंडर, और इस पे लगा हुआ होता है ये एक पिस्टन। ठीक, पहले देखिए उसके बाद फिर समझते हैं क्या है। इस पे लगा होता है पिस्टन, और ये पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। और ये हमारा होता है क्रैंक शाफ्ट। और ये कुछ इस तरीके का आप समझ लीजिए कि जो आपका जो बाइक का जो व्हील्स है या जो ट्रक है, जो भी व्हीकल्स है उसका व्हील्स हो गया। तो इससे हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये आप लोग जब बाद में ये जब आप लोग पढ़िएगा आईसी इंजन, तब इसमें डिटेल में जानेंगे उस टाइम पे। ठीक, तो क्या होता है कि जो ये हमारा जो आपका सिलेंडर है, इसके अंदर में यहाँ पे एयर और फ्यूल होता है, एयर फ्यूल का मिक्सर। फ्यूल अगर जहाँ बाइक की बात करें तो फ्यूल हो गया हमारा क्या, पेट्रोल। इस जगह पे हमारा हो गया एयर और पेट्रोल। तो देखिए क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा इसमें एयर होता है। तो एयर हो गया तो हम लोग इसको बोल देंगे क्या, गैस हो गया। ठीक, अब क्या काम करता है सो समझते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पार्क प्लग कहीं पे लगा हुआ होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किक मारते हैं, है ना, किक मारते हैं। उसके बाद या तो सेल्फ लगाते हैं, तो सेल्फ लगाते हैं तो उसमें जो स्पार्क प्लग के कारण यहाँ पे कुछ इग्नाइट होता है, तो ये पेट्रोल को जलाता है स्पार्क प्लग। अब जब पेट्रोल को जलाता है तो पेट्रोल में क्या होता है, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में हमारा होता है केमिकल एनर्जी। ठीक है, पेट्रोल में हो गया हमारा केमिकल एनर्जी। अब जब केमिकल एनर्जी होता है, इस पे जो है स्पार्क प्लग के कारण ये पेट्रोल को जला देता है ना, इसमें हम लोग आग लगाएंगे। तो वो जैसे क्या होता है कि हम लोग केरोसिन जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, उसमें माचिस लगाए तो वो जल गया, और जब जल गया तो आग जलती है, तो उससे आग जब जलती है तो क्या होता है, हीट आती है क्या नहीं। तो इस पे जो स्पार्क प्लग के कारण हमको यहाँ पे हीट जनरेट होगा इस जगह पे, तो हो गया हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब ये हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारा पेट्रोल से निकला, देखो एक चीज समझ लीजिए, पेट्रोल में बहुत ही ज्यादा, उसका हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो पेट्रोल में जो है एनर्जी होता है, हीट की जनरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा पेट्रोल, एक बूंद पेट्रोल बहुत एनर्जी हम लोग को देता है। जब वो जो एनर्जी होता है तो वो एनर्जी क्या करता है कि जो ये एयर को देता है, ये जब एयर देता है तो एयर तो एक प्रकार का गैस है क्या नहीं, गैस ही है। एयर एक प्रकार का गैस है। जब ये एनर्जी एयर को मिला तो क्या होगा, एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। बोलिए, एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा।
तो ये जो है सो एयर का टेम्परेचर बढ़ा देगा। अब हम लोग जो है सो गैसेस में पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो गैस क्या करती है, एक्सपेंड होना चाहती है। ये गैस एक्सपेंड होगी, जब एक्सपेंशन होगा तब ये पिस्टन पे एक फोर्स लगाएगा। ये पिस्टन जब फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स, ये कनेक्टिंग रॉड है, इस पे जो है सो ट्रांसपोर्ट होगा। ये इस जगह पे जो फोर्स लगाया गैस के कारण, ये फोर्स इसमें ट्रांसपोर्ट होगा। इससे ट्रांसमिट होने के बाद ये क्रैंक शाफ्ट है, ये ट्रांसमिट होगा तो ये क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे फिक्स होता है, तो ये इसको रोटेट कर देगा। अब जो रोटेट कर देगा, बाकी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, तो मैकेनिज्म का यूज करके ये क्रैंक शाफ्ट का जो पावर है, वो जो हमारा गाड़ी का व्हील है, मान लीजिए कि ये मेरा गाड़ी का व्हील है, तो ये गाड़ी के व्हील जो व्हील्स है उस पर जो है ये एनर्जी ट्रांसफर हो गया और ये गाड़ी से चलेगी, धक 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 गाड़ी चलेगी अपनी, ये गाड़ी चलेगी। इस तरीके से हमारा जो है सो क्या हुआ कि यहाँ पे जो एनर्जी था, कौन सा, ये हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसमें, गाड़ी चलने में, तो वो कौन सी एनर्जी हुई, वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी बोलिए या फिर वर्क डन बोलिए। तो मतलब क्या हुआ ना, समझो क्या हुआ कि जो हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई, बेसिक समझिए पहले, हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई, क्या कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास क्या था, पेट्रोल था, पेट्रोल से हम लोगों ने वर्क बना दिया। पेट्रोल था मतलब हीट था, हीट से हम लोगों ने वर्क निकाल दिया। और जो वर्क निकालने के लिए जो हम लोगों ने जो डिवाइस लगाया था, इस डिवाइस को हम लोग जो गाड़ी में बोलते हैं ना इंजन, तो वही है हमारा इंजन। चूंकि ये हीट के लिए है, सारे इंजन को एक कॉमन नाम दिया जाता है, हीट इंजन। तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या हो गया, हीट इंजन हो गया क्या, इट इज इंजन, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। इट इज अ डिवाइस which convert heat energy to useful work। ठीक है कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि जो हम लोग जो है हीट इंजन क्या है कि जो ये एक तरीके का डिवाइस है जिससे हम लोग हीट इंजन को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ये हमारे समझने के लिए हो गया। अब समझते हैं कि जो हम लोग जो पढ़ना है, जो हमारे जो कोर्सेज में है, वो क्या पढ़ने के लिए है। एक चीज समझिए, यहाँ पे क्या था कि जो यहाँ पे हीट जनरेट हुआ था, यहाँ पे पेट्रोल से हीट जनरेट हुआ था, तो हम बोलेंगे कि जो पेट्रोल हमारा था एक सोर्स था एनर्जी का। पेट्रोल हमारा क्या था, एक एनर्जी का सोर्स था। तो ये हो गया, मान लेते हैं कि ये मेरा पेट्रोल है जिसको हम लोगों ने बोल दिया सोर्स ऑफ एनर्जी। किस तरीके का एनर्जी, हीट एनर्जी। अब इसमें हम लोगों ने हीट इंजन लगाया और वर्क निकाल लिया। यहाँ से हीट इंजन एक मैंने लगाया और यहाँ से मैंने क्या किया, ये सोर्स से एक एनर्जी निकाला और उसको निकाला हमने नहीं, हीट इंजन ने निकाला। हीट इंजन ने ये एक एनर्जी निकाला, थर्मल एनर्जी, उसको इन्होंने वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, वर्क निकाला। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि जो हम लोगों ने एक जो है सो लॉ पढ़ा था, जो था केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। उन्होंने क्या बोला था कि जो कोई भी अगर जहाँ रिजर्वायर है, थर्मल रिजर्वायर है, वहां से हम लोग कभी भी जो है सो हीट एनर्जी को पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, है क्या नहीं, ये इन्होंने बोला। ये समझिए पहले। अच्छा एक चीज बताइए, क्या जो आप लोगों का मन में एक ये डाउट भी आ सकता है कि सर हमारा जो एनर्जी था, हीट एनर्जी, हम लोग तो जो है सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों को बोला गया था कि जो एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो सर ये जो हमारा हीट एनर्जी था, तो इसको हम लोग डायरेक्ट वर्क में तो हम लोग इसी से ले लेते, फिर डिवाइस क्यों बनाए। तो एक चीज समझिए बच्चों, हीट जो है सो हीट क्या है कि जो हीट हमारा लो ग्रेड एनर्जी है। लो ग्रेड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हीट हमारा
लो ग्रेड एनर्जी है और वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है। ये हाई ग्रेड और लो ग्रेड क्या हो गया तो आप लोगों को पता है, फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। वो ये जो से हीट को वर्क हाई ग्रेड लो ग्रेड क्यों बोलते हैं कि जो हमारा जो हीट है इससे हम कभी भी कंप्लीटली दूसरे फॉर्म में, मतलब ये लो ग्रेड एनर्जी उसको बोलते हैं, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को बोलते हैं जिससे कंप्लीट 100% उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब हीट से हम लोग 100% दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्क से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी बोला जाता है, इसको लो ग्रेड एनर्जी बोला जाता है। अब बात आई कि सर हम लोग हीट से ही गाड़ी चला लेते, लेकिन हीट से तो गाड़ी चलती नहीं है। गाड़ी चलाने के लिए क्या होता है, उसको घूमना पड़ता है, व्हील। तो हम लोगों ने मैकेनिज्म में पढ़ा है, जो व्हील जब घूमता है तो वो वर्क डन होता है। तो हमें वर्क की रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास था पेट्रोल। पेट्रोल जो है हमारा फॉसिल फ्यूल है, जिसमें हमारा हीट एनर्जी था केमिकल फॉर्म में। तो इसको हम लोगों को लो ग्रेड को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को एक डिवाइस लगा, जिसका हम लोग नाम बोलते हैं हीट इंजन। ठीक, तो हम लोगों को हीट इंजन की जरूरत इसकी थी, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पे समझते हैं इसको, इस जगह पे आते हैं। अब देखिए केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था। केल्विन ने बोला था कि अगर जहाँ कोई भी सोर्स है, कोई भी जो है एनर्जी का सोर्स है, उससे हम लोग अगर जहाँ वर्क डन निकालना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वर्क डन नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि ये थर्मल रिजर्वायर है जो लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, अभी मैंने बोला कि जो लो ग्रेड ऑफ एनर्जी को 100% जो है हाई ग्रेड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये जो लो ग्रेड एनर्जी था, इसको पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये केल्विन भी कहता है और अभी हम लोगों ने बात भी किया। तो कुछ ना कुछ ये जो एनर्जी है वो वेस्ट के फॉर्म पे जाएगी। और वेस्ट कहाँ जाता है हमारा, कहीं पे भी किसी भी तरीके का जो वेस्ट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सी, ठीक है। तो देखिए एक चीज, ये जो है सो हमारा सोर्स एक जो है सो थर्मल रिजर्वायर हो गया, एक सिंक एक थर्मल रिजर्वायर। थर्मल रिजर्वायर क्या होता है, वो रिजर्वायर जहां से हम लोग जितना भी एनर्जी निकालिए, बहुत सारा फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे थर्मल रिजर्वायर के हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे सोर्स का, तो हम लोग का हो गया फर्नेस। किसी भी चीज जो है सो रूम में अगर जाए हाई टेम्परेचर में कोई गैस रखा हुआ है, उससे थोड़ा बहुत अगर जाए हीट निकाल लेते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोला जाता है ना, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिए तो क्या होगा, वही है थर्मल रिजर्वायर। इसके पास इतनी एनर्जी का, थोड़ा बहुत एनर्जी का जो इंजन निकाल ले तो इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, खास चेंज नहीं आएगा। और इसके हम जितना भी एनर्जी दे दें तो ये इसका टेम्परेचर कभी बढ़ेगा नहीं, इस पर कुछ खास चेंज नहीं आएगा। तो ये एक भी एनर्जी हो गया, ये एक एनर्जी। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एटमॉस्फेयर। आप कितनी भी आग लगा लो, घर से कितनी भी आपके जो है सो एनर्जी निकल रही है खाना बनाने के लिए, या जो है सो हम लोग जो है सो हीट एक्सचेंजर सॉरी हम लोग हीटर लगाते हैं, तो उससे जितनी भी एनर्जी लेती है सारा इन्वायरमेंट में चला जाता है। हमारा बॉडी जो है एनर्जी डिसिपेट करता है, तो ये इन्वायरमेंट में चला जाता है और उसको एब्जॉर्ब करके रख लेता है। क्या हमारा जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्या, आज हमने हमारी बॉडी से जो है सो 50 किलो जूल बाहर निकाला, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया, ऐसा होता है? हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो एक ही हमारा क्या है समझते कॉन्सेप्ट को, क्या हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई। ये डिवाइस एक किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी था, वहां से कुछ Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाला और उसका Q1 अमाउंट का कुछ पार्ट उन्होंने वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको दिया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत थी। तो हम लोगों ने ऐसा डिवाइस बनाया और कुछ अमाउंट जो है सो सिंक में चला गया, सिंक में चला गया एज ए वेस्ट। तो ये हमारा हो गया क्या, कंप्लीट हीट इंजन। मतलब इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी, ये जो अवेलेबल हीट एनर्जी है उसको वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो ये एनर्जी का फ्लो है। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर जहाँ इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये Q अमाउंट Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 लिख सकते हैं। एक इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट लॉ से। अब आगे बात करते हैं कि वैसे हमने ये अगर जहाँ इंजन ये हम लोगों ने हीट इंजन बनाया तो इसकी परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं। अगर जहाँ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इंजन या डिवाइस इस सब में जो परफॉर्मेंस होता है इंजन को, उसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी।
परफॉर्मेंस जो की एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि जो आप जो है सो पर डे पढ़ाई कर रहे हैं, 4 आवर्स की पढ़ाई मान लें कर रहे हैं कि जो पर डे आप लोग 4 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जो आप जो 4 आवर्स पढ़ रहे हैं तो कितना ये जो आप लोगों ने एक कंटिन्यूअस 4 आवर्स की पढ़ाई की तो कितना टाइम आप लोगों ने पढ़ाई किया, मतलब मैं आपकी इफिशियंसी की बात करूंगा तो आप बोलोगे कि सर जो 4 घंटे हमने पढ़ाई किया था उसमें से 10 मिनट हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, 5 मिनट के लिए कुछ स्नैक्स किया था, फिर 5 मिनट किसी से बातें की, इस तरीके से सर हमारा कुछ बहुत सारा काम किया तो 1 घंटा वेस्ट हुआ। तो बोलेंगे आपकी इफिशियंसी क्या थी, आपकी पढ़ाई की इफिशियंसी, स्टडी की इफिशियंसी, तो आप बोलोगे सर मेरी स्टडी की इफिशियंसी थी क्या जो मैंने 1 घंटा वेस्ट किया तो मैंने 3 घंटे पढ़ाई किए और टोटल 4 घंटे मैंने समय बिताया। 4 घंटे समय बिता के जो हमारा 3 घंटे का आउटपुट आया तो मैं बोलूँगा तुम्हारी जो पढ़ाई करने की इफिशियंसी थी वो 75%। ठीक है, तो किसी भी इंजन की भी इफिशियंसी इसी तरीके से निकालते हैं। अगर जब मैं इस इंजन की इफिशियंसी की बात करूंगा तो इंजन को बोलेंगे क्या जो तुम्हारी इफिशियंसी क्या थी, तो वो हीट इंजन बोलेगा कि जो देखिए सर क्या था कि जो हमने जो है सो आपने हमें ये सोर्स से हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और इससे मैंने W अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल के आपको दिया, तो हम बोलेंगे कि ये इफिशियंसी है तो सर हमने आपको दिया W और आपने हमको दिया था Q1, मतलब मैंने नहीं लिया था, इस सोर्स से इसने लिया था। ठीक है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन या वर्क आउटपुट लिख लीजिए आप यहाँ पे, सबसे बढ़िया रहेगा। वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट, इंजन को हम लोगों ने क्या दिया था, हीट इनपुट। मतलब क्या है ना, सीधा सी बात है कि जो हम लोगों ने कितना चीज दिया, कितना एफर्ट दिया और उस एफर्ट से कितना निकल गया है, ये इफिशियंसी। समझ में? तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय हीट, सॉरी ये हीट इनपुट, इंजन नहीं हीट इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हीट इंजन की इफिशियंसी की फॉर्मूला के यहाँ से बिना W की बात कर लें तो Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फिर लिखेंगे तो Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 गुजर गए तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये कोई भी तरीके का हीट इंजन आएगा उसका इफिशियंसी का फॉर्मूला यही होगा क्या जो 1 माइनस Q2 बाय Q1। Q2 और Q1 क्या है, Q1 जो है हमारा है अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय द हीट एक्सचेंजर फ्रॉम द सोर्स एंड अमाउंट, Q2 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट dissipated या रिलीजिंग टू द सिंक। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हीट इंजन को हम लोगों ने पहले देखा था। हीट इंजन क्या था, क्या जो ये एक तरीके का डिवाइस है जो हमारा हीट एनर्जी को, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी को वर्क के फॉर्म में, यूजफुल वर्क मतलब जिसका हम लोग काम में ला सकते हैं, ठीक है, उसको जो है सो वर्क में कन्वर्ट किया। उसके हम लोग इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो ये डिवाइस है जो एक सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकालता है उससे वो हम लोगों को W अमाउंट ऑफ वर्क देता है, जो हम लोग जिससे हमारी गाड़ी चलती है तब तक तो ये W अमाउंट ऑफ वर्क दिया और Q2 जो है सो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है सो सिंक में डिसिपेट किया, क्योंकि हम लोगों को पता है 100% हमें जो है सो हीट से वर्क में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हमारा लॉसेस होगा, कुछ ना कुछ वेस्ट होगा, तो ये Q2 अमाउंट ऑफ वेस्ट था और इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जेईई में कि जो वो Q1 दे देगा, Q2 दे देगा, एफिशिएंसी पूछ लेगा वो, या फिर जो है सो वर्क डन निकालने के लिए दे देगा तो ये फॉर्मूला से हम लोग वर्क डन निकाल देंगे। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। तो बहुत सारे इंजन्स होते हैं, अगर इंजन्स की हम लोग बात करें तो बहुत सारे इंजन्स होते हैं, जैसे कार का इंजन हो गया, गाड़ी का इंजन हो गया, आपका बाइक का इंजन हो गया, आपका जो है ट्रक्स का इंजन हो गया, तो सब सारे इंजन को बोलते हैं ऑटो साइकिल जो बाइक्स में आते हैं, ये या जो पेट्रोल कार में आता है, मतलब जो पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चलती है उसको हम लोग ऑटो साइकिल बोलते हैं, उसका जो डीजल से चलती है उसको
डीजल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जो पावर प्लांट में चलती है, जो थर्मल पावर प्लांट में चलती है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। ये आगे की चीजें हैं, ये भी थोड़ा सा सिर्फ नाम देख लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे साइकिल है। ब्रिटेन साइकिल होता है जो हमारा होता है, जो हमारा एयरक्राफ्ट में लगता है। तो इस तरीके से ये सब सारे साइकिल्स के नाम है। उसमें से एक साइकिल और भी है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल। एक चीज समझने वाली बात है, ये सब सारे जितने साइकिल है, जो सारे के सारे साइकिल बने हुए हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इससे हमारा पेट्रोल गाड़ी चलती है, इससे हमारा डीजल गाड़ी चलती है, इससे हमारा जो सो थर्मल पावर प्लांट चलता है, इससे हमारा एयरक्राफ्ट चलता है, लेकिन इससे कुछ नहीं चलता है। तो सर फिर ये क्यों पढ़ रहा है? हमें यही पढ़ना है, हमारे कोर्स में यही है, और हमें अभी इसी को पढ़ना है। तो ये क्यों पढ़ रहा है, समझते हैं इसको, ठीक है। हम लोग अब जो है सो पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल। कार्नोट जो थे ना, उन्होंने ये साइकिल का इन्वेंशन किया था 1824 में। ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे, फ्रांस के एक इंजीनियर थे। उन्होंने ये साइकिल का इन्वेंशन किया था, उनका नाम था कार्नोट। उन्होंने अपने नाम के साथ ये साइकिल का नाम दिया 1824 में। और जब इन्होंने वो साइकिल जब बनाई थी ना, उस टाइम पे जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, सिस्टम पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या प्रोसेस, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। वो उस टाइम पे थर्मल साइंस उतना डेवलप नहीं किया था, थर्मल साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था उस सब चीज़ों का। उस समय उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम जो है उन्होंने नाम दिया कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन। कार्नोट लोग यहाँ पे दे देते हैं, कार्नोट इंजन आपके कोर्स में है, तो कार्नोट इंजन बोलिए या फिर कार्नोट साइकिल बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या था ये, देखिए कार्नोट साहब का ना एक दिली इच्छा था। उनका इच्छा था, वो चाहते थे कि जो हम एक ऐसी साइकिल बनाएं, हम एक ऐसी साइकिल बनाएं जो मैक्सिमम इफिशियंसी दे। ठीक है, देखो कोई भी साइकिल है तो उसकी परफॉर्मेंस की हम लोग बात करेंगे, तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इफिशियंसी से, मतलब हम जो दो साइकिल बना हुआ है तो दो साइकिल की एनालिसिस करेंगे तो बोलेंगे जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, जो हमें एक अमाउंट ऑफ वर्क से ज़्यादा, एक अमाउंट ऑफ हीट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट दे रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा इफिशियंसी वाला साइकिल होगा उसको हम लोग यूज करेंगे, अपनी गाड़ी में लगाएंगे, बाइक में, ताकि क्या होगी 50 की पेट्रोल डालेंगे और 200 किलोमीटर चलेंगे। ऐसी इच्छा होगी क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर एक गाड़ी जो है 50 में 200 किलोमीटर लेके जाएगा, एक 50 में 150 लेके जाएगा, तो हम तो 200 वाला ही प्रेफर करेंगे, मतलब जो मैक्सिमम इफिशियंसी दे रहा है। तो कार्नोट ने इसी तरीके का कुछ साइकिल बनाया। तो उनका क्या था, उनका ये था कि जो एक हम ऐसी साइकिल बनाएंगे जो मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। तो कार्नोट साइकिल क्या है कि ये साइकिल which gives maximum thermal efficiency, लिख लो ताकि बढ़िया आएगा, ये अच्छा टर्म है। It gives maximum efficiency when cycle runs in between temperatures T1 and T2। अगर जान जैसे T1 और T2 हम लोग क्या बोलते हैं, ये सोर्स का टेम्परेचर हो गया, तो हम लोगों ने अभी बोला था सोर्स टेम्परेचर, और ये सिंक का टेम्परेचर, जो हम लोगों ने यहाँ पे सोर्स और सिंक देखा था। तो ये सिंक और सोर्स के टेम्परेचर, अगर जहाँ उसका टेम्परेचर T1 और T2 है, तो कार्नोट साइकिल वो एक ऐसा साइकिल बनाना चाहता था कि T1 और T2 के बीच में अगर जहाँ कोई हम साइकिल रन करना चाहेंगे तो वो उसका जो इफिशियंसी मिलेगा वो मैक्सिमम होगी कार्नोट साइकिल के, अगर जहाँ लॉ को हम लोग फॉलो करेंगे, कार्नोट के अकॉर्डिंग साइकिल जो बनाया हुआ है उसको यूज करेंगे तो, ठीक है। और एक चीज जानते हैं, अभी तक
कार्नोट साइकिल का, आज की डेट में भी कार्नोट साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा कोई भी साइकिल एफिशिएंसी नहीं दे पाता है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। अब बात आई ऐसा ऐसा क्यों हुआ, इतना डेवलपमेंट हो गया, हम लोगों ने उससे ज़्यादा क्यों नहीं मिल पाया। समझते हैं क्या किया उन्होंने, पहले उन्होंने क्या किया इसको समझते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ मान लेते हैं कि जो अभी हम लोगों ने जो इंजन का जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए ये जो किया था अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, मतलब कार्नोट ने जो किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, हम लोग वो उसी बात का डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरी नहीं है, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये कार्नोट की एनालिसिस है। ठीक है, कि ये पिस्टन हमारा कुछ था, ये सिलेंडर हो गया और ये पिस्टन हो गया। ये हमारा कुछ अभी क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड बनाए थे, यहाँ से एक क्रैंक शाफ्ट था जो फिक्स था, और इस तरीके से हम लोगों ने व्हील्स को दिखाया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो ये जो हमारा जो सिलेंडर है इसको क्या किया, इंसुलेटेड वाल्व बनाए, इसके चारों साइड जो है सो वाल्व्स को जो रखा वो इंसुलेटेड वाल्व, ये यहाँ पे लिख दिया इंसुलेटेड सिलेंडर। इवन पिस्टन भी हमारा जो था वो इंसुलेटेड था। इंसुलेटेड का मतलब है क्या कि इसके थ्रू हीट कभी बाहर नहीं जाएगा, इसके थ्रू कोई भी हीट जो है सो जीरो होगी, इधर से भी कोई भी हीट का लॉस जो है सो जीरो होगा। इंसुलेटेड का मतलब यही हो गया। और क्या बोला, और बोला कि ये जो पिस्टन है, यहाँ पे जो पिस्टन जो मूव करेगा, मतलब देखो पिस्टन किस तरीके का, ये इस तरीके का, इसके अंदर पे मूव करेगा इस तरीके से। जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो ये जो फ्रिक्शन है वो बोला क्या, जो नहीं फ्रिक्शन नहीं जनरेट होगा, क्योंकि ये जो पिस्टन है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और क्या किया ना, यहाँ पे जो गैस लिया था ना, वो गैस जो ले लिया वो आइडियल गैस ले ली। एक्चुअली में आइडियल गैस होता है क्या, नहीं होता है। जब एक्चुअल में आइडियल गैस होता ही नहीं है, एक्चुअल में फ्रिक्शन लेस हो ही नहीं सकता है, एक्चुअल में सिलेंडर हम लोग इंसुलेट नहीं कर सकते, तो ये तो हाइपोथेटिकल साइकिल है, ये साइकिल कहीं यूज नहीं करते प्रैक्टिकली, लेकिन ये एनालिसिस के लिए हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम। हम लोग जितने भी साइकिल है ना उसको कंपैरिजन के लिए क्या, जो है सो कितना अच्छा साइकिल है इसकी कंपैरिजन के लिए हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चीजों को। अच्छा, हम लोग जो है इसकी एनालिसिस करेंगे साइड बाय साइड इसका पीवी डायग्राम भी बनाते चलेंगे ताकि क्लियर रहे। ये हो गया पी, ये वी, प्रेशर और वॉल्यूम, पीवी डायग्राम, वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या किया कार्नोट ने, सबसे पहले क्या किया कि जो ये पिस्टन को, अच्छा इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए ताकि क्लियर होगा बढ़िया से। ठीक है, ये सब थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये इंसुलेटेड सिलेंडर ये सब समझने के लिए, क्योंकि क्या किया था उन्होंने उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये हमारा जो पिस्टन है कहीं यहाँ पे, ये पिस्टन कहीं यहाँ पे है, ये हमारा इंसुलेटेड वाल है, उन्होंने बोला था इंसुलेटेड वाल है, ये पिस्टन भी इंसुलेटेड, मतलब इधर से इधर हीट नहीं जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो यहाँ पे एक थर्मल रिजर्वायर लगाया। थर्मल रिजर्वायर का मतलब हम लोगों ने बात किया क्या कि जो एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा रिजर्वायर जहाँ पे आप जितना भी हीट लो उसकी जो हीट देने की कैपेसिटी, उसका टेम्परेचर में कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है, इन्होंने थर्मल रिजर्वायर लगाया और ये पिस्टन को यहाँ पे रखा। इस पोजीशन को हम लोग अगर नाम दे दें क्या, जो ये था हमारा पोजीशन 1, ये पोजीशन 1 पे पिस्टन को रखा, और यहाँ पे हमारा जो आइडियल गैस था वो था, इधर से इंसुलेटेड इधर से इंसुलेटेड। अब ये जो आइडियल गैस था
इसका टेम्परेचर मान के चलते हैं कि जो इसका टेम्परेचर है T, जो हमारा गैस है गैस का टेम्परेचर है T जो यहाँ पे है। ठीक, ये हमारा थर्मल रिजर्वायर है, ये थर्मल रिजर्वायर है जिसको हम लोग शुरू में नाम दिए थे सोर्स। अब ये थर्मल रिजर्वायर ये जो सिस्टम है ये सारा का सारा इक्विलिब्रियम पे है। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो जो है सो हमारा जीरो फ्लो अप्लाई होगा। यहाँ पे जीरो फ्लो अप्लाई होगा, क्या जो होगा सोर्स का जो टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं उसका टेम्परेचर है T1, तो ये गैस है इसका भी टेम्परेचर T1 होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। और मान के चल रहे हैं कि जो ये जो थिकनेस है ना नेग्लिजिबल है, जिससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसका टेम्परेचर सेम होगा, मतलब गैस का भी टेम्परेचर हमारा T1 हो गया। पीवी डायग्राम पे आते हैं तो मान लेते हैं ये स्टेट 1 की बात करते हैं, तो कहीं पे ये स्टेट 1 हमारा है जिसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। अब समझते हैं अब क्या है कि जो इसकी जो गैस है ये गैस का टेम्परेचर T1 आएगा, जहाँ टेम्परेचर T1 है, मान के चलते हैं ये हायर टेम्परेचर है, सोर्स है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और ये जब हायर टेम्परेचर है तो और ये जो इधर जो सराउंडिंग्स है इसमें जो है लो टेम्परेचर है, तो क्या होगा कि जो ये गैस एक्सपेंड करेगी इस तरीके से, मतलब जब एक्सपेंड करेगी तो ये पिस्टन को मूव कराएगा। और जैसे ही ये एक्सपेंड करेगा ये गैस, जैसे ही ये एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर घटेगा। गैस की टेम्परेचर ज़्यादा थी तो ज़्यादा टेम्परेचर का हम एक्सपेंस करता है, गैस का प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इसको टेम्परेचर है उससे वो एक्सपेंड करेगा तो इसका टेम्परेचर घटेगा। मान लेते हैं कि जो ये टेम्परेचर घटा, जो है सो डेल्टी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इसका घट गया। ठीक है, अब ये देखो ये थर्मल रिजर्वायर है, ये सोर्स है, इसका जो है सो टेम्परेचर T1 है, और ये जब टेम्परेचर T1 टेम्परेचर ये गैस का था उसका थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा जैसे ही घटेगा ना तो ये सोर्स इसको जो है सो थोड़ा सा हीट दे देगा। मान के चलते हैं कि जो ये दे दिया डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिया, और डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और जिसके कारण इसका टेम्परेचर फिर बढ़ गया डेल टी गैस का। तो T1 से डेल टी, T1 माइनस डेल टी आया, फिर बढ़ के फिर T1 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसका टेम्परेचर T1 हुआ, फिर ये जो है सो एक्सपेंड करेगा, अब फिर एक्सपेंड करेगा, इसका टेम्परेचर फिर थोड़ा सा घटेगा डेल टी, फिर ये थोड़ा सा हीट देगा, इसका टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा डेल टी। मतलब क्या है ना, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटता जाएगा वैसे वैसे ये सोर्स जो है सो हीट देता जाएगा, और ये इस टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखेगा। कहाँ तक रखेगा, जहां तक ये पिस्टन अभी 1 पोजीशन था, ये पोजीशन जो है सो हमारा कहीं यहाँ तक आ गया होगा, पोजीशन 2 तक आ गया होगा। जब ये पिस्टन 1 to 2 तक जाएगा तब तक हम इस थर्मल सोर्स को उन्होंने यहाँ पे रखा और इसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा T1। मतलब हम बोलेंगे कि जो 1 to 2 का जो प्रोसेस था, प्रोसेस 1 to 2 वो क्या था, ये इन्होंने रिवर्सिबल फ्रिक्शन लेस रखा हुआ है तो रिवर्सिबल होगा, तो रिवर्सिबल सारे प्रोसेस इनके रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। प्रोसेस 1 to 2 टेम्परेचर कभी घटने नहीं दिया, हर वक्त ये T1 ही रहा, आइसोथर्मल हो गया। अब इन्होंने क्या किया ना, जब 2 तक आया तब ये सोर्स को हटा दिया। एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने अपने लैब में किया, इस सोर्स को हटा दिया। अब ये पिस्टन हमारा कहीं पोजीशन 2 पे आ गया, यहाँ पे एक्सपेंड हो गई। अब अभी भी इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। अब देखो प्रोसेस 1 to 2 आइसोथर्मल किया है, अगर हम पीवी डायग्राम की बात करें तो ये तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रही है, 1 to 2 इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस का, तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा। और क्या होगा, जब हम लोगों को आइडियल गैस जो फॉर्मूला है वो क्या है, PV = mRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट होता है, M भी कांस्टेंट है, यही मास है क्योंकि क्लोज सिस्टम, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा, तो 1 पॉइंट यहाँ पे है, अगर यहाँ ये 0.1 तो 0.2 कहीं पे वॉल्यूम घट के प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ के प्रेशर घट के यहाँ पे आएगा। और ये कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो 1 to 2 प्रेशर यहाँ पे P2
वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1 है, अभी भी कांस्टेंट प्रोसेस। अब इन्होंने क्या किया, इधर तो इंसुलेशन था ही, इसको भी इंसुलेट कर दिया, इंसुलेशन। अब जैसे ही इंसुलेशन हुआ, इसका टेम्परेचर T1, अभी भी तो टेम्परेचर है, अभी भी ये एक्सपेंड करना चाहेगी, अभी भी एक्सपेंड करना चाहेगी, लेकिन यहां से कोई, अब जैसे ही ये इसका टेम्परेचर जब T1 से घटेगा, कहां तक, T1 से फिर से घटेगा, T1 से इसका टेम्परेचर डेल टी घटेगा, लेकिन यहाँ पे इंसुलेशन में कोई टेम्परेचर, कोई इसको हीट सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इसका टेम्परेचर घटता ही जाएगा। लेकिन किस तरीके का ये प्रोसेस होगा, मान लीजिए इसका टेम्परेचर घटा, एक्सपेंड होते होते कहीं यहाँ पे स्टेट 3 तक आया, यहाँ पे स्टेट 3 तक आया, एक्सपेंशन हो गई 1 to 2, 2 से 3। अब यहाँ पे जो ऐसे इंसुलेशन है, तो यहाँ से कोई भी हीट इंटर नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे क्या, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और सारा का सारा प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 किस तरीके का, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये हो गया प्रोसेस 2 to 3। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो ये कुछ इस तरीके का होगा, 2 to 3। यहाँ पे हमारा हो गया P2, सॉरी P3, V3, और टेम्परेचर इसकी मान के चलते हैं P2, P3, V3, इसका टेम्परेचर मान के चलते हैं कि घट के अभी तक आया टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर अभी जो है सो T2, हम देखते हैं T2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिंक का टेम्परेचर रखा है T2 इसलिए। अब आगे देखते हैं, अब उन्होंने क्या किया कि जो जब ये स्टेट 3 में आ गया, अब पिस्टन हमारा कहीं यहाँ पे है स्टेट 3 में, तो इन्होंने इस इंसुलेशन को हटाया, और यहाँ पे फिर से उन्होंने एक थर्मल रिजर्वायर लाया, जो रिजर्वायर हमारा था सिंक, अब जो था वो सिंक, इसकी टेम्परेचर थी T2, इसकी टेम्परेचर T2 थी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो, अब देखिए कि जो यहाँ से जब ये हमारा कनेक्टिंग रोड घूम के कहीं यहाँ पे आया होगा, और ये क्रैंक शाफ्ट कहीं यहाँ पे होगा, तो ड्यू टू इनर्शिया ये फिर से रोटेट करता ही रहेगा। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है ना, जिसमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। तो जो है बॉडी अपना क्या होता है कि जो फिर से ओरिजिनल स्टेट पे आने की कोशिश करता है, तो ड्यू टू इनर्शिया ये रोटेट होगा। जब ये रोटेट होगा तो ये पिस्टन पे फोर्स लगेगा, ये गैस को कंप्रेस करेगा। अब जैसे ही गैस को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर है, अभी टेम्परेचर हमारा उस जगह पे स्टेट, देखिए जब यहाँ पे सिंक लगाया, तो जब सिंक का जो टेम्परेचर T2 है, तो इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, तो इसका भी टेम्परेचर T2 हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने स्टेट 3 पे टेम्परेचर T2 रखा है, तो T2 हो जाएगा। अब जैसे T2 है, जैसे ही कंप्रेशन होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होना, सॉरी, जैसे ही कंप्रेशन होगा, गैस कंप्रेस होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका टेम्परेचर T2 से बढ़ के मान लीजिए डेल टी बढ़ा, और जैसे ही डेल टी बढ़ा, ये थर्मल रिजर्वायर है, यहाँ से ये जो है सो क्या होगा, हीट इसको दे देगा। थर्मल रिजर्वायर जो है सो जो सिंक है उससे हीट निकाल लेगा। देखो इसका जैसे ही हीट जैसे ही निकालेगा, टेम्परेचर बढ़ के, क्योंकि यहाँ पे हायर टेम्परेचर हो गया T2 प्लस डेल टी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसका टेम्परेचर कम हो गया, तो यहाँ से हीट अपने आप चला जाएगा। तो हीट जैसे ही फ्लो होगा तो फिर इसका टेम्परेचर डेल टी घट जाएगा। इसी तरीके से प्रोसेस होता रहेगा, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर इसका टेम्परेचर घटेगा। तो इस तरीके से जो 3 से जो प्रोसेस आएगा हमारा 3 to 4 जो कंप्रेशन होगा, जो पिस्टन हमारा 3 से 4 तक यहाँ पे आया है, ये जो कंप्रेशन हो के स्टेट 4 पे आया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये भी हमारा हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4, ये क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये सिंक को हटा दिया और फिर इसको
पिछले तरह इंसुलेट कर दिया। अब जैसे ही इंसुलेशन होगा तो फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, और एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा ये 4 से अपना ओरिजिनल स्टेट पे आएगा, कहीं पे 1 पे आ गया, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग जो ड्रॉ कर लेते हैं 3 to 4, 3 to 4 क्या था, कंप्रेशन था। यहाँ पे कहीं पे आ गया हमारा स्टेट 4 जो P4 V4, और ये यहाँ का टेम्परेचर T2, यहाँ का भी टेम्परेचर T2 क्योंकि आइसोथर्मल है, और फिर कंप्रेशन फर्दर होके स्टेट 1 पे आ गया। तो ये जो हमारा जो प्रोसेस होगा 4 to 1 वो किस तरीके का होगा, रिवर्सिबल। यहाँ पे इंसुलेशन किया गया है तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो ये कार्नोट का 4 साइकिल, 4 प्रोसेस हो गया। क्या क्या हो गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहले कंप्रेशन का 2 प्रोसेस होगा, एक होगा आइसोथर्मल, उसके बाद फिर एडियाबैटिक, सॉरी पहले एक्सपेंशन होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन होगा आपका जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 साइकिल हो गया कार्नोट। यही इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट से किया, ये उनका एक्सपेरिमेंटल, यही उन्होंने अपने लैब में किया था इसी तरीके से, और उन्होंने इस साइकिल को डिराइव किया था। ठीक है, ये उनका बहुत सालों का मेहनत था, इसको हम लोगों ने थोड़े से टाइम पे पढ़ लिया, समझ लिया ये चीज। कितनी बातें क्लियर है, क्या क्या होगा। अच्छा एक चीज हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, कि जो एक हमने वहां पे जब हमने हीट इंजन जब बनाई थी तो यहाँ पे कुछ रखा था सोर्स, इसका टेम्परेचर था, यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ला रहा था, यहाँ हीट इंजन था कुछ, ये W निकाल रहा था, यहाँ सिंक में गया था, जो Q2 था हम लोगों ने बोला था ये वेस्ट जरूरी, ये मैंने बोला था। यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, अगर यहाँ प्रोसेस मान के चलते हैं, ये प्रोसेस जो है 3 to 4 था, ये क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और जब इस प्रोसेस पे जब हो रहा था तो हम लोगों को पता था, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया था क्या, यहाँ पे लगाया था सिंक को, और सिंक जब लगाए थे तो यहाँ से हर टाइम जैसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेके जा रहा था। अगर जो टोटल जो सम अप करेंगे ना उस हीट को तो ये हो जाएगा Q2, और इसका जो टोटल सम अप हीट करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2। अगर ये वाला प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता, अगर हम यहाँ पे भी इंसुलेशन करके रख देते, मतलब इंसुलेशन करके देते, मतलब क्या, हमने सिंक को कोई हीट नहीं दिया कंप्रेशन के टाइम पे, अगर कंप्रेशन के टाइम पे सिंक को हीट नहीं देते तो वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता। देखो 2 to 3 भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर ये भी 3 to 4 अगर जहाँ एडियाबैटिक होता तो इसी पाथ पे आता, अगर जहाँ इसी पाथ पे आता तो ये फिर सेम टू सेम यही पाथ फॉलो कर लेता, तो कोई साइक्लिक प्रोसेस में कोई ये नेट एरिया बचता ही नहीं। अगर नेट एरिया नहीं बचता तो हम लोगों को एक चीज पता है क्या, क्या जो किसी भी साइकिल में जो वर्क डन मिलेगा वो क्या होगा, नेट एरिया अंडर पीवी डायग्राम। अगर नेट एरिया होता ही नहीं तो हमें वर्क डन मिलता ही नहीं, समझ में आया, हमें नेट एरिया होगा ही नहीं तो वर्क डन मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है सो हमारा सिंक जरूरी है, थोड़ा कुछ ना कुछ एनर्जी का वेस्टेज जरूरी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, कितना ठीक। तो ये हमारा कार्नोट साइकिल हो गया, ये इनका प्रोसेस था, प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल, प्रोसेस 2 to 3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, प्रोसेस 4 to 1 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हमारा पीवी डायग्राम हो गया। तो हमारा कार्नोट साइकिल खत्म हो गया। होप आप लोगों को कार्नोट साइकिल का कॉन्सेप्ट और हीट इंजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।